ये जो है लोक अदालत, इसमें वादी और प्रतिवादी, ठीक है, यानी जिसने केस किया था और जिसके ऊपर केस किया था, दोनों लोगों में सहमति बनी, ठीक है। अब जब सहमति बनेगी तो ये बताइए कि आप लोगों में सुलह हो गई, ठीक है। तो यही एक अदालत है जहां पे आप अपील नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि किस अदालत के खिलाफ जो है आप दोबारा अपील नहीं कर सकते हैं। तो लोक अदालत के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो वादी और प्रतिवादी हैं दोनों लोगों ने सहमति से अपने इसमें आए थे, दोनों लोग अपनी सहमति से इसमें आए थे, ठीक है। चाहे लोक अदालत में क्या हुआ था कि दोनों लोग अपनी सहमति से, सुलह कैसे होती है, सुलह दोनों लोग सहमत होंगे तभी सुलह होगी ना, ठीक है। तो जो लोक अदालत है ये सुलह का ही एक प्रकार का काम करती है, ठीक है, ये सुलह का ही काम करेगी। तो इसी के खिलाफ जो है आप अपील कहीं नहीं दायर कर सकते हैं। बाकी पारिवारिक न्यायालय के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया हाईकोर्ट ने, जैसे कभी कभी अधीनस्थ न्यायालय फैसला सुनाती है। जैसे अभी फिलहाल में एक फैसला ये उत्तर प्रदेश की कोई अधीनस्थ न्यायालय थी, वो सुनाई थी कि जो महिला है, ठीक है, महिला को अगर जैसे क्या, जब अधीनस्थ न्यायालय है तो बहुत अधीनस्थ न्यायालय हैं, अपना अपना फैसला कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं सब, ठीक है। जो अधीनस्थ न्यायालय थी वो फैसला सुनाई थी कि अगर महिला अपने स्वेच्छा से छोड़ रही है, ठीक है, तो उसे गुजारा भत्ता देने का अधिकार कुछ नहीं है, ठीक। अब क्या है, आप कहीं ना कहीं अब जितने दिन उसके साथ रही हैं वो उस पुरुष के साथ, या वो जो बच्चा उनके साथ है, कहीं ना उसको पैसे की जरूरत होगी, ठीक है। तो अब ये पारिवारिक न्यायालय के तहत फैसला आया होगा उनका, अब इसके खिलाफ वो अपील कर सकती हैं। अगर ग्राम पंचायत न्यायालय के खिलाफ कोई फैसला है तो अपील कर सकती हैं। फास्ट ट्रैक न्यायालय के खिलाफ कोई फैसला है तो उसकी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन लोक अदालत के तहत कोई भी फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है, लोक अदालत के तहत कोई भी फैसला सुनाया जाएगा तो वो मान्य, उनके खिलाफ जो है अपील दायर नहीं की जाएगी। जो अगर ये सुना दिए फैसला, तो आप फैसला इसलिए सुनाया गया है कि आप लोगों में समझौता हुआ है, ठीक है। तो ये आया 1984 में, सबसे पहले ये गुजरात में लागू हुआ था, ठीक है। हाँ, ये अगर सिविल में आपका चल रहा है, हाँ सिविल में चल रहा है, तो अगर आप वहीं पे समझौता कर लेते हैं तो वहीं पे समझौता कर लीजिए। तो ये इसलिए बनाया गया लोक अदालत, ठीक है, कि जो केस है, ये जो केसेस चलती हैं वादी प्रतिवादी की, उन लोगों से केस पूछा जाता है, क्या आप अपनी केस लोक अदालत में ले जाएंगे, उनसे पूछा जाता है वादी प्रतिवादी से। जैसे हमारे ज़मीन का विवाद हमारे बड़े पापा उनसे चल रहा है, हमारे जो दादाजी हैं उनके बड़े मतलब एक लड़के, उनसे हमारे ज़मीन का विवाद चल रहा है। हमारे घर के पीछे ज़मीन है, उसमें हमारा पार्ट है, वो हमारा भी है, उनका भी आधा है, तो आधा उनका आधा हमारा है। तो बोलते हैं कि नहीं आपका नहीं है इसमें। तो वो मामला चल रहा है 2010 से, ठीक है। अब 2010 से चल रहा है ये मामला, तो मामला कौन सा हो गया, ज़मीनी, मेरा खुद का अपना बता रहा हूँ, ये ज़मीनी हो गया, ठीक है। और आया किस में, सिविल में, ठीक। अब सिविल में आया तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम अब 2010 से केस लड़ रहे हैं कि नहीं, अब 13 साल हो गया, ठीक। अब 13 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं, हर 2 महीने पर तारीख जाना है, 200 रुपये खर्चा होता है, यानी 6 दूनी 1200 हर साल में, ठीक। अब हम सोच रहे हैं कि उनको भी लग रहा है, हमको भी लग रहा है कि 13 साल हो गया, हम लोगों में पारिवारिक विवाद भी है, इतना पैसा भी खर्चा हो रहा है, हम लोग आपसी समझौता करके ज़मीन को बंटवारा कर लें, ठीक है। हम अपना खुद की सोचता है, अलग किसी का नहीं, हमारा खुद का ही है, ठीक है। अब हम लोग अपना बंटवारा कर लें, ठीक है। तो हम लोग अब जो हमारा जहाँ केस चल रहा है, जैसे हमारा यहाँ सिविल मामले में चल रहा है, तो आप वहाँ हम कहेंगे कि देखिए हमारा मामला कहाँ भेजिए, लोक अदालत में। अगर वादी सहमत है, ठीक है, और प्रतिवादी सहमत नहीं है तो नहीं जाएगा, इसमें दोनों पक्षों को शामिल होना होगा। तो सुलह कब होगी, जब दोनों पक्ष शामिल होंगे तब, ठीक है। तो जो वादी और प्रतिवादी हैं इनके मतलब एक दूसरे को सहमत होने के बाद ही आप इस लोक अदालत में जाएंगे, ठीक है। ये लोक अदालत तभी आएगा। तो 1984 में ये पहले गुजरात में आया, बाकी 2002 में इस अधिनियम बना था लोक अदालत के लिए,
ठीक है। लोक अदालत के लिए अधिनियम बना, तो आया तो 1984 में, लेकिन 2002 में अधिनियम बना के इसको लागू करा दिया गया लोक अदालत को। ठीक है, समझ में आया? ग्राम न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, ये समझ में आ गया? ठीक है, आप थोड़ा सा अधिकरण देखते हैं हम लोग। क्या हुआ? सर कह रहे हैं कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये चीजें सब काम आएगी तो याद कर ले। सर आपको हमको और हमको छोड़ के कुछ लोग हैं जो होता है कि आप वकील बन जाएगा, बराबर विवाद होता रहता है, अब आगे चल के विवाद होगा, जमीनी में नहीं सर, आओ तो नाम में विवाद होगा। वो आएगा सर किसी कि देखिए, जानना सबको चाहिए, आप सलाह भी तो दे सकते हैं किसी को, ऐसा भी तो हो सकता है आप सलाह दे दें। सलाह देते हैं, समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण, ट्राइब्यूनल। ठीक है, ये किसी निश्चित चीज के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये जो अधिकरण है ये किसी निश्चित चीजों के लिए बनाया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें आता है आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक, यानी पर्यावरण से संबंधित। ये बताइए कि पर्यावरण से संबंधित यानी निश्चित के लिए है कि नहीं? पर्यावरण से संबंधित है, निश्चित है कि नहीं है? यानी ये जो अधिकरण है वो जब भी बनाया जाता है तो निश्चित के लिए बनाया जाता है। तो सबसे पहली बार 2010 में आया। ठीक है, एनजीटी जो है सबसे पहली बार जो है 2010 में आया। ये आता है नगर निगम के। सर इसमें सर जो लोग रहेंगे कि सदस्य, हाँ, वो लोग ऑफिसर पढ़े लिखे रहेंगे कि हम बता रहे हैं, इसके जो सदस्य होते हैं 20 सदस्य। ठीक है, इसमें जो सदस्य होंगे वो लोग सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। ठीक, इसके जो सदस्य होंगे वो कौन कौन लोग होंगे? सेवानिवृत्त, यानी जिन्होंने अपनी सेवा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है। ठीक है, अब क्या है, उनको जो है इस ट्रिब्यूनल में ला दिया गया है, क्योंकि उनको सुनवाई करने का अधिकार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत से मतलब घटनाओं पे सुनवाई कर चुके हैं वो। ठीक है, तो जब किसी निश्चित चीज़ के लिए कोई अधिकरण बनाया जाए, ठीक है, किसी भी निश्चित चीज़ के लिए उसको बोला जाता है ट्रिब्यूनल, अधिकरण। अब पर्यावरण के लिए बनाया गया। ठीक है, अब पर्यावरण के बनाया गया तो इसको बोलते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ठीक, अब जहाँ भी पर्यावरण से संबंधित कोई समस्या आएगी, जैसे हाल ही में दिल्ली सरकार ने कूड़ा नहीं उठाया था। ठीक है, 8-9 महीने पहले कूड़ा नहीं उठाई थी, उस पर एनजीटी ने 900 करोड़ का जुर्माना लगाया था। 900 करोड़ का। बिहार सरकार पे सफाई ना होने पर, यहाँ पे भी सफाई ना होने पे 4000 करोड़ का जुर्माना लगाई थी। ठीक, यूपी सरकार पे, ठीक, नदियों के साफ ना होने पे लगभग 150 करोड़ का लगाई थी। आपको क्या लग रहा है, एनजीटी जो है, इस पैसा को कोई भरता थोड़ा है? इसको भरा नहीं जाता है, ये लोग भरते थोड़ा है, बस जुर्माना लगाया जाता है। अब जुर्माना लगा के छोड़ दिया जाता है, भरे चाहे मत भरें। ठीक है, तो जो अधिकरण है, ठीक, क्या हुआ, नहीं भरते हैं तो गलत करते हैं।
वो सरकारें होती हैं। सर इतना तो सरकारी पार्टियां घोटाला नहीं करती सर करना सब कुछ करना सरकार को ही है, तो जुर्माना लगेगा और क्या पता। सही है, वो भी सही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक, एनजीटी, आप मान के चलिए एनजीटी अपना कब कब सुनाएगी। अब ये बना रहे हैं राजा तालाब में स्टेडियम, स्टेडियम बना ना राजा तालाब में ना, वही बन रहा है ना नया वाला, उसका नाम क्या होगा पता नहीं है। वाराणसी इंटरनेशनल स्टेडियम होगा क्या? काशी इंटरनेशनल स्टेडियम, महादेव वो तो शायद उसके सामने त्रिशूल वगैरह लगाया गया है, ठीक है, लेकिन अब पता नहीं उसका नाम क्या होगा। आप बताइए कि उसके लिए कितने पेड़ कटेंगे? ठीक है, सेवा नहीं होती, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जज होता है, उनकी जो उन्होंने जुर्माना लगाया है, हाँ, उनका फैसला अगर नहीं माने तो एक तरह से तो उनका अपमान ही होता है। ना माने वो अलग बात है। अगर वो उनके ऊपर गए तो पोस्ट पर गए थे, हाँ, फिर उसके बाद उनके फैसलों को नहीं माने, ये तो अरे तो सरकार मानती कहाँ है? सरकार केंद्र सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानती है। सर ये जुर्माना तो ये जजों के खाते में आएगा नहीं, खाते में जाएगा सरकार के, क्या सरकार के खाते में जाता है, ठीक है। जो दिल्ली सरकार है इसको 900 करोड़, बिहार सरकार को 4000 करोड़, यूपी सरकार को लगभग 150 करोड़, केरला सरकार को लगाई थी हमको लगता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ का। केरला में लग गया था। हाँ, केरला में लग गया था, सबसे कम 1.5 से 2 करोड़। ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा लगाती है, 4000 5000। 2005 के बाद सर्वाधिक बार 2022 में 30,000 करोड़ का जुर्माना लगाई थी कहाँ पर सबको मिला के, ठीक है। पश्चिम बंगाल पे खुदा लगाई थी 700 करोड़ का ममता बनर्जी पे, ठीक है। तो एनजीटी जो है पर्यावरण से संबंधित चीज़ों को देखता है। अगर उसको लगा कि नहीं पर्यावरण की क्षति यहाँ पे हो रही है तो उसके लिए वो एनजीटी जो है अपना फैसला दे सकती है। अब उसके हिसाब से जो है वो अपना कितना जुर्माना लगाएगी, क्या करेगी, वो अपना देखेगी। जैसे जब यमुना की सफाई नहीं हो रही थी उस समय हमको लगता है कि 1750 करोड़ का जुर्माना लगाई थी। उसको समझ में नहीं आता है कि कितना जुर्माना हम लगाएं, अपने मन का जुर्माना लगाती है, कोई जमा ही नहीं करता है, ठीक है। तो एनजीटी समझ में आया, ये अधिकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। किसी भी निश्चित चीज़ के लिए अधिकरण बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे पर्यावरण के लिए बनाया गया राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ठीक। अगर जो पुलिस की सेवाएं कार्यरत हैं अगर उसमें नहीं हो रहा है इस काम सही से तो उसके लिए बन जाएगा प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है। तो अलग अलग सब जो चीज़ें निश्चित के लिए हों उसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। एक होता है आप लास्ट मोबाइल न्यायालय, हाँ लास्ट नहीं, अभी दो है, राजस्व न्यायालय और मोबाइल न्यायालय, मोबाइल कोर्ट। जैसे मोबाइल एटीएम देखें आप लोग, मोबाइल एटीएम देखें ये चीज़, मोबाइल एटीएम क्या किस में होता है? हाँ मोबाइल का बैलेंस वाला नहीं, मोबाइल एटीएम का मतलब ये होता है कि जो वैन में आप देखे लोग, 4 व्हीलर में, वैन में एटीएम नहीं लगा, वैन खड़ी रहती है, आप उसमें वैन में लगा रहता है, उसमें से एटीएम डाल के निकाल लेते पैसा ना, तो उसको बोलता है चलता फिरता एटीएम या चलता फिरता न्यायालय, ठीक है। ये गांव में जाके मोबाइल एटीएम फैसला सुनाएंगे, ठीक है। इसे 2010 में लाया गया है, ठीक है। 2000 हमको डेट इसका नहीं याद है मोबाइल एटीएम का, ठीक है, डेट नहीं हमको याद है मोबाइल एटीएम का। ये जो है चलता फिरता न्यायालय है, ठीक है। गांव में जाके ये जो है एक वैन रहेगी, ठीक है। इस वैन में जज की कुर्सी रहेगी, आगे नहीं रहता, ट्रक टाइप रहेगा वो, यहाँ पे कुर्सी रहेगी, जज से बैठा रहेगा, इधर भी खड़ा रहेंगे, यहाँ कुर्सी, यहाँ वकील वगैरह बैठने का सब सिस्टम रहेगा उसी गाड़ी में ही, ठीक। वो गाँव पे जाके, ठीक है। तारीख तो पता है, दूसरी बार अगर तारीख पे पड़ेगा तो फिर काम करेंगे उसको,
तारीख सर इस वाले में मोबाइल की हाँ। सर मतलब एटीएम का मतलब ऑटोमेटिक लय मशीन तो इसमें एटीएम क्या होता है? और मोबाइल एटीएम नहीं, मोबाइल न्यायालय होगा ये। वो तो हमको मोबाइल एटीएम इसलिए बता दी कि इसको सुने हैं कि नहीं आप लोग। नहीं मोबाइल एटीएम वो तो जो वैन में चलती है, तो मोबाइल एटीएम हमको लगा कि मोबाइल वाला खाता है। मोबाइल में चलता फिरता मोबाइल में। जब आप लोग मोबाइल लेके चलते फिरते हैं, पहले टेलीफोन था तो क्या आप लोग लेके चलते फिरते थे क्या? आप लोग नहीं चलते थे ना। लेकिन आप मोबाइल लेके चलते फिरते हैं ना, तो मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता बात करना, उसको बोलते हैं मोबाइल। इसीलिए इसको बोला जाता है मोबाइल जो है न्यायालय, इसको बोलेंगे मोबाइल न्यायालय, ठीक है। जो चलता फिरता न्यायालय बोला जाता है। ऐसा भी नहीं, लेकिन हिसाब से क्या ये गठन नहीं हो पाया उतना ना, सरकार अभी उस पर ध्यान रखना नहीं दे रही है, ठीक। जबकि ये सब देना चाहिए। हमारे यहाँ 39 क में निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार है, ठीक। इस पर आकर सबको फैसला देना चाहिए, लेकिन नहीं सुनते हैं लोग, ठीक। तो ये मोबाइल कोर्ट है। इसमें जैसे अब एटीएम जो है, जहाँ अब ये लोग क्या किए कि जहाँ बैंकों के लिए, जब हम बैंक पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मोबाइल एटीएम क्या है। जैसे बैंक क्या होता था कि जो गांव के लोग रहते थे, पहले लोगों को पैसा उतारना पड़ता था, तो लोग खाते से जाते उतारने थे तो भीड़ ज़्यादा लगती थी। अच्छा, सरकार भी चालाक है। अच्छा, सरकार चालाक क्यों ना हो, ये बताइए। आपको पता है कि जब आप एटीएम का यूज करेंगे तो 3 बार से ज़्यादा यूज करेंगे तो पैसा कटेगा, कटेगा ही कटेगा। अच्छा, कोई चाहेगा कि हम जाएँ 5 किलोमीटर साइकिल चला के? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। सोचेगा कि हमारे घर ही आ रही है, और उनको क्या पता है कि महीने में 150 काट लेगा। तो सरकार है चालाक, हम लोग हैं बेवकूफ़, ठीक है। तो जब जनता को समझाएंगे तो जनता की आँख खुल जाएगी। सरकार हर जगह से पैसे लेती है। ठीक है, तो मोबाइल न्यायालय समझ में आया। एक होता है राजस्व न्यायालय, दैट्स लॉ। क्या हुआ? पूरे गांव पे लग जाएगा देशद्रोह का मुकदमा, ठीक है। आपको क्या लगता है इतना आसान है क्या? राजस्व न्यायालय, इसमें सबसे ऊपर आते हैं कलेक्टर, इसके नीचे आएंगे एसडीएम, इनके नीचे आएंगे तहसीलदार, ठीक है। जो आप लोग गांव में इस समय तो नहीं लिया जाता है, पहले क्या होता था, पहले लोगों से पैसा लिया जाता था, वसूल किया जाता था खेतों वगैरह पे। जैसे जिसका टैक्स लिया जाता है ना, बिल्डिंग वगैरह का टैक्स लिया जाता है, उसी तरह गांव में अब ज़मीनों का टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो जो तहसीलदार होते हैं, इनके अंदर कौन कौन होता है? जो लेखपाल होते हैं, ठीक है, लेखापाल। इनके ऊपर होते हैं कानूनगो, ठीक, कानूनगो वीडियो अलग होता है। लेखापाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, ठीक। ये जो है मेन होता है जिले में, ठीक है। यानी जितने जिले से, अब एक जिला है उसका एक कलेक्टर है। अब कलेक्टर तो एसडीएम जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अब एक जो जिला है उसको कम से कम 5-6 तहसीलों में बांटा गया है, ठीक। अब 5-6 तहसीलों में बांटा गया है तो 5-6 तहसीलदार भी होंगे, ठीक। अब 5-6 तहसीलदार हैं तो कुछ नहीं तो एक तहसील में कम से कम 20-30 लेखपाल हैं, ठीक है। अब कहीं तो 100 लेखपाल हो जाएंगे सब में, कुछ नहीं तो 20 ठो कानूनगो होंगे, ठीक। अब इतने लोग हैं। अब क्या है कि यहाँ से पैसा जो लेखपाल है ये पैसा को वसूलता है, ये वसूल के इनको देगा, ये इनको देंगे, ये इनको देंगे और ये इनको देंगे, पहुँच जाएगा, पहुँच जाता है, ठीक है, आराम से पहुँच जाता है। ये है राजस्व न्यायालय। अब इसका कोई भी विवाद होगा, पैसे से संबंधित कोई भी विवाद इनसे होगा कोई, ठीक है, तो ये डायरेक्ट इनके पास जाएगा। अगर इनसे भी कोई समस्या होगी तो फिर भागेगा हाईकोर्ट, ठीक है। तो ये है आपका राजस्व न्यायालय, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, ठीक है। तो ये आपका जो है अधीनस्थ न्यायालय हुआ समाप्त, ठीक है। इतना था अधीनस्थ न्यायालय।
अब उसमें कौन कौन सा न्यायालय पढ़ाए आप लोगों को? कौन कौन सा न्यायालय आज पढ़ाए हैं? आज आप जनता पहला क्या था? ग्राम, फास्ट ट्रैक, ठीक, पारिवारिक और लोक अदालत, और उसके आगे अधिकरण। इसमें एनजीटी पढ़ाए हैं, मोबाइल कोड, ठीक। अभी ये पढ़ाएंगे राजस्व न्यायालय, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ जज बैठते होंगे, जिसमें जिसमें जज बैठते होंगे, जैसे पारिवारिक मामले में, लोक अदालत में, ठीक है, इसमें तो खैर जो सेवानिवृत्त वो लोग आते हैं। 1984 में वहाँ पे लाया गया था पहली वाली, उस पर अधिनियम नहीं बना था, ठीक है, बना इसमें 2002 में। नहीं, हम आपसे बताएं कि अधीनस्थ न्यायालय को कभी भी महाभियोग पद्धति से नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। आप इसमें देखिए नियुक्ति कैसे होती है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है, अब इनकी नियुक्तियाँ देख लेते हैं। ये तो अधीनस्थ न्यायालय थे सब, ठीक। सर अधीनस्थ न्यायालय में चुनाव भी होता है क्या? नहीं सर, अक्सर वहाँ पे जाते तो मिलता है कि ये इस पद से मतलब पद के चुनाव लड़, वो वकील चुनाव लड़ते हैं बार के लिए। बार और बेंच में अंतर होता है, बार बेंच, ठीक है। बार ये वकीलों के वकील के लड़ते हैं इस पे चुनाव, ठीक। देखे होंगे आप लोग, बार वकील लड़ते हैं, बेंच जो है जजों की होती है, ठीक है। हाँ, चुनाव लड़ते हैं वो लोग अपने में, जैसे चुनाव हम लोग की कॉलेज में चुनाव क्यों लड़ा जाता है? हाँ, नहीं, जज बनने के लिए कभी नहीं लड़ता है, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए। वो आप देखिए जैसे वकील हैं, ठीक है, अब वकीलों का कोई बात रखने के लिए जजों के सामने, ठीक है, उसका मेन मुखिया रखेगा। अब जो चुनाव जीतेगा वो रखेगा, ठीक है। अब चुनेंगे किसके लोग? उसी को ना जो ज़्यादा जानता होगा। तो जैसे कॉलेजों में अब कॉलेजों में क्या होता है, अब चुनाव होता है तो कुछ करते हैं क्या लोग? अच्छा, किस लिए करते हैं? उसमें बच्चों की सहायता करते हैं, पुस्तकालय में काम करते हैं, अगर खाना सही नहीं बनना तो खाना सही बनवाते हैं, ये सब काम करवाते हैं ना। हॉस्टल वगैरह सही नहीं दिया जाता है, ये सब करवाते हैं ना, जो चुनाव लड़ते हैं यही कराते हैं। फिर बाद में चले जाते हैं कहाँ पे? चुनाव लड़ लेते हैं, पार्टियों से चुनाव लड़ने लगते हैं। इसी तरह कपिल सिब्बल हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कपिल सिब्बल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। तो वो भी रहे, बार में भी रहे हैं वो, ठीक है, वो बार में रहे हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ पे राज्यसभा सांसद है, ठीक। तो ये अपना पक्ष रखने के लिए इस चीज़ का चुनाव कराया जाता है। तो बार और बेंच में अंतर होता है, बार वकीलों के लिए होती है, बेंच जजों के लिए होती है, ठीक है। अब जो है डिस्ट्रिक्ट जज से लगाई जब इन न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो राज्यपाल नियुक्ति करेंगे, ठीक। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, ठीक है। आप देखिए राज्यपाल नियुक्ति करेंगे किसके सलाह पे? हाई कोर्ट के CJI से, सॉरी CJH से, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। अब यानी जितने भी यहाँ पे कोर्ट में जज हैं जिले में, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। किसके कहने पे? इसके कहने पे, ठीक है। हाई कोर्ट के CJH पे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पे। क्यों? क्योंकि इन्हीं जो CJH हैं अब ये राज्यपाल नियुक्ति करते हैं किसकी? डिस्ट्रिक्ट जजों की। अब इसी डिस्ट्रिक्ट जज उठा कर ना हाई कोर्ट में लोग आते हैं, ठीक है। अब इसमें योग्यता उनकी क्या होनी चाहिए? 7 साल, 7 साल। अभी जो न्यायालय हम पढ़ाए हैं पारिवारिक न्यायालय, ठीक है, क्योंकि वो लोग डिस्ट्रिक्ट जज से छोटे होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज तो एक ही होगा ना, एक ही होगा ना डिस्ट्रिक्ट जज। बाकी ये जो अभी आपको पारिवारिक न्यायालय, ग्राम न्यायालय, ये जो न्यायालय पढ़ाया गया है सब, लोक अदालत, ये जो न्यायालय पढ़ाया गया इसमें तो छोटे छोटे कद के जज है ना, ठीक है। तो जो ये छोटे छोटे कद के लोग हैं तो इनको ऊपर ले जाया जाएगा कि नहीं? तो यही लोग जो बन हैं, यही लोग ऊपर बन के आते हैं। तो 7 साल तक क्या न्यायिक में रहना चाहिए इनको। सर कोई मतलब कोई बंदा है सर, अगर डायरेक्ट से एग्जाम LLM का LLM किया, पास किया, तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। सर अध्यक्ष न्यायालय अध्यक्ष न्यायालय बनते हैं लोग,
अध्यक्ष पहले कोई कहती है सर यहाँ पे ये हो रहा है कि 7 साल न्यायिक कार्य तब डायरेक्ट राज्यपाल डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के डिस्ट्रिक्ट जज के लिए आपको कुछ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेंगे आप, कभी नहीं। आप उसमें जज बन सकते हैं, एडीजे वगैरह जो छोटे पद पे लोग आते हैं आप वो बन सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी उसका एग्जाम कराती है, यूपीएससी जो है उसका एग्जाम कराती है छोटे पदों पे जज के लिए। अब वही लोग अब 7 साल न्यायिक कार्य करिए या तो 7 साल वकील रहिए। सर ये क्या होता है जो मतलब कोई एग्जाम आता है पीसीएस जज और हाँ तो वही सब है ना, वही इसी के लिए ना वो सब, ठीक है। बड़े जो पहले जो हमारे यहाँ जजों की नियुक्ति हुई थी पहले लोग, वो तो बड़े बड़े पद के लोग बड़े पे चले गए थे। अब क्या है कि छोटे छोटे लोग पढ़ के अब घुस रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब उनको जाने में उतने ऊपर बहुत समय लगेगा, 20-25 साल 30 साल 35 साल लग जाएगा अपनी खुद की पकड़ बनाने में, लोगों को घर को पहुँचाने में, ठीक है। तो 7 साल न्यायिक कार्य किए हों या तो 7 साल वह वकील रहे हों, ठीक है, तब उनकी नियुक्ति होगी डिस्ट्रिक्ट जज पे, ठीक है। ये आपका न्यायालय जो जिसकी चर्चा हम लोग 233 से 237 तक करते हैं, ठीक है। भाग 6 में, ठीक, भाग 6 में हम लोग 233 से 237 तक पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है 238 जो कि नहीं है, अब समाप्त कर देगा, बताएंगे उसको कल, ठीक है। कितना बज रहा है आज? 9 हो रहा है। अब उसको जो है कल बताएंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।